देखिए बेटा, आज हम फिर हिंदी पे ही बात करते हैं। कल हमने आपको बताया था रूपक अलंकार और उससे एक दिन बाद बताया था हमने कौन सा आपको उपमा अलंकार, और आज बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो आपके रस तो मैंने कराई दिए, करुण रस और हास्य रस, वो तो करा ही चुका हूँ मैं। अब आज अलंकार भी आपके फाइनल हो जाएंगे। कक्षा 10 हिंदी की बात मैं बता रहा हूँ आपको, हो जाएंगे आपके। तभी कल मतलब अगले दिन को हम क्या बोलते हैं, और कोई सिलेबस लेते हैं और उसके क्वेश्चंस लेते हैं। हिंदी पूरी कंप्लीट कराएंगे हम आपकी, कोई डरने वाली बात नहीं। निसंकोच होकर आप तैयारी करिए ईमानदारी से और लगन से। देखो, आप भी जानते हैं कि सफलता वक्त मांगती है, और जितना आप सफलता को वक्त दोगे उतनी ही जल्दी आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। चलिए हम आज चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के ऊपर कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, इसको कैसे छांटना है, क्या है। मैंने आपको उपमा अलंकार भी बताया और रूपक अलंकार भी मैंने बता दिया आपको। अब ये आज कक्षा 10 लास्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी बात करते हैं, इसकी परिभाषा एवं उदाहरण। चलिए इसको आपको कैसे लिखना है उस पर बात करते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो आपने ये देख ही लिया होगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा है मैंने, उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा है। अब यहाँ परिभाषा वही डेली की तरह लिखना है, आपको दोबारा बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, कैसे हमें पता लगेगी कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है। इसमें हम इसीलिए आपको आज हम इसकी परिभाषा बता रहे हैं। परिभाषा तो हमने बताई थी, 2 अलंकार और हम बता चुके हैं, मतलब आज ही लास्ट अलंकार है। रूपक और उपमा अलंकार हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसकी हमने परिभाषा भी बेटा आपको बताई थी और उसका उदाहरण भी हमने आपको बताया था कि कैसे आपको पहचान पड़ेगी कि ये उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए हम आज बात करते हैं अपने उत्प्रेक्षा अलंकार पे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की आप परिभाषा कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए हम अपनी परिभाषा पे चलते हैं। वही लिखना है आपको, ब्लैक पेन से लिखना है, चाहे आपके पास बाल पेन हो या स्केच हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये परिभाषा ब्लैक से करनी है और नीचे अंडरलाइन जरूर करनी है, अंडरलाइन से सुंदर लगता है। चलिए हम अपनी परिभाषा की तरफ चलते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, ये समझ गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यही एक ट्रिक है आपकी, मैं बता रहा हूं। इन अलंकारों में, यानी कि ये जो अलंकार है कौन सा, उत्प्रेक्षा, इनमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो आपको उदाहरण में ऐसे मिल जाते हैं, तो आप समझ लेना कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे, वो भी हम बताएंगे आपको। इन अलंकारों में शब्द आते हैं कौन कौन से, मानव, जनु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। कौन कौन से शब्दों का, मानव, जनु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको परिभाषा में, हर अलंकार की मैंने 2-2, 4-4 बार परिभाषा बताई ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे उसमें। फिर बता रहा हूं, यहां लिख रहा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकारों में, कौन से अलंकारों में, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या क्या शब्द होते हैं, मानव, जनु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब आपको उदाहरण लिखना है भाई, 1-2 लाइन छोड़नी है, बल्कि अगर आप एक लाइन छोड़ दे बढ़िया लगेगा, दूसरी लाइन से आप स्टार्ट करना है। क्या चाहिए, उदाहरण लिखना। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, या कभी कभी मालूम कर लेता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सुधारण सहित लिखिए, या
अगर वो ये कहता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तब भी आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना पड़ेगा। और अगर वो मालूम करता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सुधारण सहित लिखिए, तब भी आपको परिभाषा प्लस उदाहरण लिखना पड़ेगा। और कभी कभी वो आपसे मालूम कर लेता है, जैसे आपको कोई एक उदाहरण दे दिया उसने। अब आप जानते हैं कि कक्षा 10 में 3 ही अलंकार हैं आपके पास, कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, इन 3 उदाहरणों में से कोई किसी भी अलंकार, 2 या 3 अलंकारों के उदाहरण वो आपको दे देता है। अब उसमें से मालूम करता है कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसको लिखिए आंसर के रूप में। समझ गए? 2-3 उदाहरण दे दिए उसने एग्जाम में, तो वो आपसे पूछता है कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, उस अलंकार का नाम लिखिए। तो आपको पता हो गया, आप लिख देंगे, इसमें क्या डरने वाली बात है? कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। और जानकारी बेटा कब आएगी? जब आप पढ़ोगे तब, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हैं। अब हम उदाहरण लिखेंगे भाई, एक लाइन छोड़ के उदाहरण लिखेंगे, किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार का। किसमें? कॉपी में। ठीक है भाई, हम पहले उदाहरण लिखेंगे ब्लैक पेन से। अब इसमें क्या लिखेंगे? उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा। किसका? यहां बेटा अर्जुन की बात हो रही है। उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा। किसका? यहाँ अर्जुन की बात हो रही है। तनु माने तन होता है और क्रोध माने गुस्सा। अर्जुन को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि उसका तन कांपने लगा। किसके मारे? क्रोध के मारे, गुस्से के मारे। किसका? अर्जुन का। क्या? तन। इसमें क्या? उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, यानी कि अर्जुन को इतना अधिक गुस्सा आ गया कि उसका तनु माने तन कांपने लगा। किसके मारे? क्रोध के मारे, गुस्से के मारे अर्जुन का जो तन है वो कांपने लगा। क्यों कांपने लगा? और अब इसको कांपने की, और अर्जुन उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा। अर्जुन को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसका गुस्से के कारण या गुस्से के मारे उसका तन कांपने लगा। अब देखते, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आप जानते हैं सागर होता है, शांत होता है, बिल्कुल उसका जो पानी होता है शांत होता है। और जब उसमें हवा चलती है, हवा हवा तो आप जानते हैं वायु जिसको कहते हैं, तो जब वायु चलती है तो उसमें अचानक अपने आप से उस सागर में के अंदर जो पानी होता है उसमें बेटा लहरें स्वतः ही उत्पन्न होने लगती हैं हवा के जोर से। ठीक है, दोबारा फिर बता रहा हूं, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा। किसका? अर्जुन को इतना अधिक गुस्सा आ गया, इतना अधिक गुस्सा आ गया, तनु माने तन की, उस उनका तन क्रोध के मारे, गुस्से के मारे कांपने लगा। जैसे कैसे? अब वो उसको बता रहा है कि उपमेय में उपमान की संभावना। अब इसमें मालूम करेगा कि किसके कारण? इसके कारण, दोनों। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आप जानते हैं सागर में जो जल होता है, जो पानी होता है, वो शांत रहता है या शांत होता है। अब जरा सा ही अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं तूफान आ जाए या तेज हवा या तीव्र गति से हवा प्रवाहित होने लगे, मतलब चलने लगे, तो क्या होता है कि समंदर के अंदर जो पानी होता है उस पानी में लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। समझ गए आप? तो जितने ज्यादा आप उदाहरण पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकार को पहचानने, समझने और जानने में आसानी होगी आपको। यही नहीं कि आपने एक यही उदाहरण पढ़ी, ये तो एक समझाने के लिए मैंने रखा है एग्जाम्पल के तौर से, इसको आपको देखना है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं क्या बोलते हैं कि कैसे लिखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार है बेटा, परिभाषा वैसी लिखना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या प्रकट हो। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
इन अलंकारों में कौन से मानो, जनु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं बता रहा हूं आपको, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा। मानो, ये बेटा इसमें इन अलंकारों में क्या मानो मैंने बताया, तो मानो यहां आ गया किसके उदाहरण में, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में। मानो, मानो, जनु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा है कि अर्जुन को इतना गुस्सा है जो उनका क्रोध के कारण उनका क्या हो रहा है, तन कांपने लगा। मानो, बेटा मानो यहाँ आया है आपके इन अलंकारों में मानो, तो मानो उदाहरण में आ गया, तो यहाँ कौन सा होगा बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ध्यान से देखना, और चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो अपनी परीक्षा के लिए। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखो बेटा यहाँ नू है, यहाँ भी नू है, यहाँ जनु, यहाँ तनु, समझ रहे हैं। और यहाँ मानो, यहाँ मानो, कौन सा अलंकार बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया इसमें। किसमें, इसकी परिभाषा में और इसके उदाहरण में। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी कि समुद्र का पानी शांत होता है, उस समंदर के अंदर होता है। अब उसमें कोई अचानक से कोई तूफान या हवा चल जाए तो उसके समंदर के अंदर जो पानी होता है, तो उस पानी में हिलोरें अपने आप ही स्वतः ही उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपका। और आपके ये क्या बोलते हैं, तीनों मैंने अलंकार करा दिए, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। कल हो सकता है, ये कक्षा 10 की बात मैं बता रहा हूं, कल हो सकता है कि उपसर्ग या प्रत्यय चलाएं आपको। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं हम, उसके बाद में व्याख्याएं, गद्य और पद्य की और रेखांकित अंशों की व्याख्याएं और गद्य और पद्य के जीवन परिचय लिखवाएंगे। ये आपको सारा समझ में आ गया। तो बेटा मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत से है कुछ नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि बिना संघर्ष और प्रयास के इस संसार में कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका जीवन बहुत अच्छा है, तो बेटा जीवन अच्छा किसी का नहीं होता, जीवन को अच्छा बनाना पड़ता है संघर्ष करके। ये आप शायद समझ गए होंगे। अब दोबारा इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ जाते जाते, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकारों में मानो, जनु, मनु, मानव जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसमें आइए, मैं लास्ट बार ले रहा हूँ, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, ये तो पहला हो गया। लास्ट बार दूसरी लाइन में लेता हूँ, मानो हवा के जोर से, इसमें क्या है, मानो है, इसमें भी बेटा मानो है। यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर यही आपके पास उदाहरण को दे दे, इसमें आप उदाहरण छांटिए, एग्जामिनर देता है कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता है कि मानो, जनु, मनु, मानहु क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते, इन अलंकारों में आते हैं। तो ये मानो आ गया, तो बेटा इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका आप अर्थ भी समझ गए और इसका उदाहरण भी समझ गए आप कि कैसे क्या पहचान भी आपको आ गई और इसकी परिभाषा भी आपको समझ गई। इतना आपको हो गया। और पढ़ते रहिए ईमानदारी से, लगन के साथ पढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। और यही हम डेली पढ़ाते हैं और हमारे YouTube चैनल है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और एक लाइक करिए।